अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हुमायूं कामरान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल स्टार्स विदेश के। इस सेक्शन में हम आपकी मुलाकात ऐसे प्रोफेशनल्स और ऐसी ऑर्गेनाइजेशन से करवाते हैं जो डिफरेंटली एबल बच्चों के साथ काम कर रहे हैं, उनके साथ मुंसलिक हैं। आज के इस सेशन में लाहौर से हमारी गेस्ट हैं मिस बिस्मा आमिर। ये फाउंडर हैं एबीसी मॉन्टेसरी की। आइए इनसे मिलते हैं और इनके बारे में और इस सेटअप के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। सो थैंक यू वेरी मच मिस बिस्मा आमिर के इस सेशन के लिए आपने टाइम निकाला एंड वी वेलकम यू एट आवर चैनल। जी, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। हुमायूं साहब, मुझे बहुत खुशी हुई कि आपने मुझे अ, इस काबिल समझा कि मेरा इंटरव्यू किया। और ये एक एक सक्सेस स्टोरी है जो कि जब लोग सुनेंगे तो शायद और भी मदर्स मोटिवेट हों और ऐसे छोटे छोटे सेटअप्स बनाएं जिससे हमारे माशरे में बहुत पॉजिटिव चेंज हो। राइट, इंशाल्लाह। और तो हम अपना इंटरव्यू शुरू करते हैं। तो हम सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि ये एबीसी मॉन्टेसरी क्या है, आप लाहौर में किस जगह पे हैं और कब से इस सेटअप को आपने स्टार्ट किया हुआ। जी, मैं 9 साल पीछे चली जाती हूँ। और मुझे अल्लाह ताला ने एक बहुत ही प्यारे रिश्ते से नवाजा, जो कि डाउन सिंड्रोम के साथ मोहम्मद मूसा। जब वो 1 साल के थे तो मुझे डाउन सिंड्रोम का कुछ भी पता नहीं था। मेरे अपनी एजुकेशन फील्ड ही थी, मैं ऑलरेडी एक एकेडमी चला रही थी और मैं शादी से पहले भी, मेरे फादर एजुकेशनिस्ट थे और मैं एक स्कूल रन करती थी, प्राइवेट स्कूल था वो भी। फिर उसके बाद शादी के बाद मेरे हस्बैंड की एकेडमी थी और मैं वो एकेडमी रन कर रही थी। और मैं ये सोच के परेशान थी कि जब मैं उसके लिए निकली हूँ बाहर कि मैं इस बच्चे को एक नॉर्मल लाइफ में लेकर आऊं, तो मैंने कुछ सेटअप्स का पता किया जहां उन्होंने मुझे कहा, जी आपका बच्चा स्पेशल नीड्स के साथ है तो ये नॉर्मल सेटअप में नहीं जा सकता। तब से मैंने एक चीज सोचनी शुरू कर दी कि अब मैं क्या करूं, मैं किस तरह से इसको इस माशरे का एक आम फर्द, आम शहरी बना सकती हूँ। मेरे जहन में यही आया कि मैंने अपने घर के अंदर उसके लिए स्कूल खोला, होम स्कूलिंग का आइडिया मेरे जहन में आया। और फिर मैंने अपने घर को रेनोवेट किया, उसका नीचे का पोर्शन मैंने खाली करके रेनोवेट करके वहां एक टेबल से काम किया। वो 1 साल का था, 1 साल और कुछ माह का। जब मैंने उसी के साइज के कुछ बच्चे अपनी गली से इकट्ठे किए और एक टेबल पे, चेयर पे मैं उन्हें बिठाती थी और जस्ट एक्टिविटीज करवाती थी, फ्रूट्स नेम, वेजिटेबल्स और ये सब चीजें, कलर्स वगैरह। तो उसमें मुझे बड़ा चेंज नजर आया। उसके आई कांटेक्ट मेंटेन होना शुरू हो गए, उसका सिटिंग बिहेवियर, वो बहुत खुश होता था जब वो अपने साइज के बच्चों के साथ बैठता था। तो ये एक टेबल से मैंने काम स्टार्ट किया आहिस्ता आहिस्ता। आप समझे कि 2 साल तक मैंने उसे इसी सेटअप में रखा। उसको देखते हुए मेरी अपने ही आसपास से कुछ कुछ लोगों ने राब्ता किया, क्योंकि ऑलरेडी मैं एकेडमी तो रन कर रही थी, कि हम अपने बच्चों की बेस बनाने के लिए आपके पास आना चाहते हैं। तो फिर मेरे जहन में आया कि मैं इसको एक मॉन्टेसरी की शक्ल देती हूँ। फिर मैं इसका मॉन्टेसरी का आगाज किया 8 साल पहले। और फिर मैं इसको अमीन मकतब लेकर गई कि वहाँ इसकी जो ये चलता नहीं था, इसकी फिजिकल कुछ इसके माइलस्टोन्स थे जो जिस पे काम होने वाला था, स्पीच नहीं थी। तो मुझे किसी ने अमीन मकतब का बताया। जब मैं अमीन मकतब लेके गई तब इसकी एज 3 साल थी और 3 साल तक मैंने खुद घर में इस पे काम किया था। वहां उन्होंने मुझे बताया कि जी आपका बच्चा तो बहुत बेहतर हालत में है, ये तो लग ही नहीं रहा कि ये आप वेरी फर्स्ट टाइम इसको कहीं लेकर आई हैं। तो उसके पीछे ये स्टोरी थी। फिर मैंने उन्हें बताया मेरी होम स्कूलिंग है, मैं इसको अपने घर में रख के अब नॉर्मल सेटअप में इसको मैं ट्रेन कर रही हूँ। तो वहाँ मिस रुबाब थी, उन्होंने कहा जी हम आपका सेटअप देखना चाहते हैं। वो आई टीम, उन्होंने विजिट किया, उन्हें अच्छा लगा। तब तक मेरे अपने मॉन्टेसरी के कोई 20 बच्चे हो गए थे। मैंने एक प्रॉपर क्लास का आगाज कर दिया था और 3 से 4 अदर टीचर्स थी जिनके साथ हम मिलके काम करते थे, क्योंकि स्टार्टिंग पे 1 to 1 ही हमने काम किया। एक एक टीचर को मैं 2 से 3 बच्चे देती थी कि बस इनकी बेस पे काम करें, इनको साउंड सिखाएं, इनको ये चीजें। तो बहुत अच्छा रिस्पांस मिला और वो अमीन मकतब की टीम बहुत खुश हुई। उन्होंने कहा जी आपका तो चाहे ये छोटा सेटअप है लेकिन हम बहुत इम्प्रेस हो रहे हैं, आपने जितना वो प्रॉपर मॉन्टेसरी मैंने इसमें इंट्रोड्यूस कराया था। तो फिर उन्होंने कहा जी हम अपने आसपास के एरिया के बच्चे आपके पास भेजेंगे तो आप इनको इसको एक इंक्लूसिव सेटअप बनाएं हमारे। इसी तरह हम आउटरीच प्रोग्राम उनका है, उसके तहत वो मुख्तलिफ एरियाज में छोटे सेटअप के स्कूल या कोई गवर्नमेंट स्कूल को लेके वहाँ पे अपने
सेटअप बना देते हैं और लोगों को दूर दराज नहीं आना पड़ता, कन्वेंस प्रॉब्लम नहीं होती, वो बल्कि अपने आसपास के इलाके में ही मौजूदा स्कूल में बच्चों को सर्विसेज देते हैं। तो वो एक प्रॉपर आगाज हो गया, एक इंक्लूसिव सिस्टम बन गया अमीन मकतब का। और अल्हम्दुलिल्लाह आज 8 साल के बाद अमीन मकतब के 30 बच्चे स्पेशल नीड्स के साथ, विदाउट स्पेशल नीड 100 स्टूडेंट्स के साथ जेर तालीम हैं। अच्छा, माशाल्लाह। अच्छा, ये बताइए कि यहाँ पे जिस तरह आपने जिक्र किया मॉन्टेसरी सेटअप का, तो जो स्पेशल नीड्स बच्चे हैं या डिफरेंटली एबल्ड बच्चे हैं उनको कुछ और थेरेपीज की ज़रूरत भी पड़ती रहती है या और सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, तो बिल्कुल, यहाँ उसमें फिर पे। आहिस्ता आहिस्ता हमने हम भी थोड़ा स्टार्टिंग पे तो मुझे अमीन मकतब ही फैसिलिटेट कर रहे थे, वो अभी भी कर रहे हैं। वीक में 1 डे उनका विजिट होता है क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट का, साथ उनके टीम होती है, वो आते हैं हमारे बच्चों की असेसमेंट्स करते हैं, कोई न्यू एडमिशन्स होते हैं उनको देखते हैं। अगर वो बच्चे बहुत ज्यादा हाइपर नहीं होते, थोड़ा नॉर्मली डील हो सकते हैं, तो वो उनका एडमिशन करवाते हैं, उनकी पूरी असेसमेंट प्लान्स बनाते हैं। इसके साथ साथ अब मैंने खुद अपने स्टाफ में कुछ मेंबर्स ऐसे रख लिए हैं, जैसे मेरी अपनी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है, स्पीच थेरेपिस्ट का हम अरेंज कर चुके हैं। तो ऐसा स्टाफ है। और मेरी नॉर्मल बच्चों की टीचर्स जो कि मास्टर डिग्री होल्डर है, इससे कम एजुकेशन पे तो मैं रखती नहीं, या तो बीएस किया हो, उसमें हम फिर उनकी ट्रेनिंग करते हैं। 2 to 6 months की ट्रेनिंग होती है आम टीचर्स की भी, कि वो स्पेशल बच्चों के साथ कैसे काम करें। और फिर ये स्टाफ लेके और मैं खुद क्लासेस में जाती हूँ, खुद विजिट करती हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह ये एक अच्छा सेटअप चल रहा है। जिन बच्चों को ओटी की जरूरत है, स्पीच थेरेपी की, फिजिकल की, इनमें फिजियो की थेरेपी की जरूरत होती है, उन्हें अमीन मकतब रेफर किया जाता है, क्योंकि अभी हमारे पास ओटी रूम नहीं है। इसके अलावा जो फिजियो का है वो प्रॉपर एक डॉक्टर का अरेंज करना मेरे लिए मुश्किल है। मैंने बाकी भी जो चीजें हैं वो हम पेरेंट्स पे बर्डनाइज नहीं कर रहे, बल्कि मैं खुद, क्योंकि मैं स्टार्टिंग पे मैं खुद अपने बेटे के लिए बहुत मुझे गवारी हुई जब मैं जगह जगह जाती थी और मुझे कुछ रिस्पॉन्स नहीं मिलता था। तो अब मैं हम ये करते हैं कि अमीन मकतब एक बहुत बड़ा एक इदारा है जहाँ पे ये सर्विसेज दी जाती हैं। तो फिर हमारे बच्चे वीक में 1 डे फिजियो सेशन लेने जाते हैं, स्पीच थेरेपी लेने जाते हैं, जिन बच्चों को ओटी की जरूरत होती है वो ओटी सेशन लेने जाते हैं, और ये Right. फ्री ऑफ कॉस्ट है। अच्छा, माशाल्लाह। अच्छा, ये बताइए कि यहाँ पे जिन बच्चों को आप सर्व कर रही होती हैं, तो वो किन किन चैलेंजेस वाले होते हैं? मुख्तलिफ सेटअप्स में मुख्तलिफ चैलेंज वाले बच्चों को जी अकोमोडेट किया बिल्कुल जाता ऐसे ही है, क्योंकि एक आम बच्चों का इदारा है, इसमें मॉन्टेसरी ट्रेनिंग के साथ एक, तो कहीं पर भी जब हम सेशन लेने जाते हैं, बिहेवियर सेशन है या स्पीच थेरेपी का सेशन है, उसमें मैंने ये ऑब्जर्व किया स्टार्टिंग पे कि वो सारा काम मटेरियल से होता है। तो क्यों ना एक ऐसे सेटअप में तमाम ऐसा मटेरियल रख दिया जाए जो कि बच्चों के साथ साथ, आप समझे, थेरेपी भी हो रही है और उनकी एजुकेशन भी हो रही है। तो इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए मैंने अपने क्लासरूम्स को, अपने प्ले एरिया को इस तरह से डेकोर किया हुआ है कि बच्चों की लर्निंग भी हो रही है और उनकी जो नीड्स हैं वो भी पूरी हो रही है। लाइक सेंसरी नीड्स पूरी हो रही हैं, उनकी स्पीच पे काम किया जाता है, ओरल मसाज दिया जाता है उनको, उनकी एक्सरसाइजेज ऐसे कराई जाती हैं कि उनकी जो फिजियोथेरेपी है वो भी हो रही है। है। राइट। तो अगर हम और ये। हम यहाँ पे डिफरेंट डिसऑर्डर को डील कर रहे हैं। हम्म। जी, जी जी। डाउन सिंड्रोम, इसके अलावा मेरे पास लर्निंग डिसेबिलिटी के साथ बच्चे आते हैं, एडीएचडी, ऑटिस्टिक बच्चे, इन सबको हम डील कर रहे हैं। ओके। तो जब ये बच्चे इस आते वक्त जो हैं। ज्यादा बच्चे मेरे पास आ रहे हैं वो ऑटिज्म के साथ हैं, जिनकी हम्म। डायग्नोज बहुत देर से होती है, या पेरेंट्स को पता ही नहीं चलता कि इन बच्चों को ऑटिज्म है। उन्हें पता तब चलता है जब बच्चा 4 से 5 साल का हो जाता है, उसके बिहेवियर इश्यूज आ जाते हैं, हाइपर एक्टिव हो जाता है, तो फिर उनको जरूरत पड़ती है, वो फिर भी एक उनकी काउंसलिंग करनी पड़ती है कि आपके बच्चे को ऑटिज्म। फिर हम उसकी असेसमेंट कराते हैं, उसको डायग्नोस करने के लिए टीम आती है, समटाइम हम वहाँ रेफर कर देते हैं, तो प्रॉपर डायग्नोसिस किया जाता राइट। मैं यही आगे पूछना चाह रहा था कि जब ये बच्चे आते हैं तो उनकी डायग्नोसिस के लिए अमीन मकतब से आप प्रोफेशनल्स होते हैं है। या जी, अमीन आपने मकतब से बताया? रब्ता किया जाता है, जो अफोर्डेबल जिनके लिए होता है उनको फिर हम यहाँ के जो लाहौर के बड़े बड़े जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं उनके पास रेफर करते हैं कि आप एक टेस्ट करवा लें। उनमें जैसे डॉक्टर नाजिश इमरान है, समटाइम उनसे टाइम लेके दिया जाता है कि प्रॉपर डायग्नोस के साथ, कुछ चिल्ड्रन हॉस्पिटल से डायग्नोस करवा के आते हैं हमारे पास, और उनके पास राइट। पेपर्स होते हैं, रिपोर्ट्स होती हैं उनकी, फिर उन पे काम जल्दी स्टार्ट कर दिया जाता है।
तो अभी तकरीबन आपके इस सेटअप में आप कितने के बच्चों को सर्व कर पा रहे हैं? आपकी स्ट्रेंथ वाइज कितने हैं अभी तकरीबन आपके पास? इस वक्त मेरे पास 30 स्पेशल नीड्स बच्चे 100 नॉर्मल बच्चों के साथ पढ़ रहे हैं। अगर एक क्लास में 20 बच्चे 18 बच्चे विदाउट स्पेशल नीड्स हैं, तो उनमें 3 से 4 बच्चे हम स्पेशल नीड्स के एडजस्ट करते हैं। उसमें हमारा स्टार्टिंग पे ये क्राइटेरिया है कि हमने एक रिसोर्स रूम बनाया हुआ है। जब बच्चा स्कूल में दाखिल होता है तो पहले उसे 3 से 4 माह हम रिसोर्स रूम में रख के उसकी ट्रेनिंग करते हैं, उसका ऑनसेट बेहतर करते हैं, आई कांटेक्ट, हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन, ये सब इन चीज़ों पे काम किया जाता है। जैसे उसमें बेहतरी आती है और वो कंप्लाइंस पे आ जाता है तो हम उसे नॉर्मल क्लास में शिफ्ट कर दें। लेकिन उसके साथ साथ उसका 1 to 1 सेशन भी शामिल होता है। वीक में 3 सेशन हम उसके 1 to 1 रखते हैं, बाकी काम उसके साथ क्लास में किया जाता है। हम्म। क्लासरूम में जब वो नॉर्मल बच्चों के साथ उसकी सिटिंग होती है तो बहुत अच्छा रिस्पांस देते हैं, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि हमारी भी क्लैपिंग हो हमारे लिए, हमें भी स्टार मिले, और जैसे बाकी बच्चे दौड़ में आगे हैं तो हम भी दौड़ इनसे आगे निकलना चाहते हैं। तो ये कंपैरिजन जो होता है ये बच्चों में एक लगन पैदा कर देता है कि हमने ये करना है, हमने इनसे आगे निकलना है। हम्म। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि आपने शुरू में थोड़ा सा जिक्र तो किया अपना कि बहुत से हमने सेटअप देखे हैं जो कि जिसके चलाने वाले जो हैं वो खुद प्योर प्रोफेशनल होते हैं, और कुछ ऐसे सेटअप भी हैं जो कि पेरेंट्स कम प्रोफेशनल्स बन जाते हैं। तो आप थोड़ा अपने बारे में और बताइए, और ये भी बताइए कि आपको एज अ सेटअप रन करने में किस किस्म की मुश्किलात पेश आती हैं, या किस किस्म की आप नहीं समझती कि ऐसी कोई बात नहीं है कि जो प्योर प्रोफेशनल्स के अलावा आपका क्योंकि 8-9 साल का एक्सपीरियंस इसमें शामिल है एज अ पेरेंट, तो आप समझती हैं कि बेहतर तरीके से इंस्टीट्यूट या सेंटर रन करने में आपको कोई मसला ज़्यादा पेश आता है कि नहीं? चैलेंजेस सामने आते हैं, क्यों नहीं आते। पहले तो मैं ये आपको बताऊं कि मैंने बहुत से ऐसे प्रोफेशनल देखे हैं जो वाकई आपका एहसास नहीं होता। टाइम हमारे पास एक क्या है, एज अ मदर मेरा अपना बेटा है तो मैं समझती हूँ कि एज ऐसा वापस आ जाता है, हर चीज आपकी रिकवर हो जाती है। जो एज बच्चे की, जो टाइम गुजर गया वो टाइम वापस नहीं आता, जो उसकी लर्निंग एज है। मैं अभी भी पेरेंट्स से कहती हूँ कि सबसे बेस्ट एज है 2 साल से 5 साल। जब आपका बच्चा इवन गोद में होता है आप तभी से उसकी ट्रेनिंग करना स्टार्ट करें। क्योंकि एक मैं मॉन्टेसरी स्पेशलिस्ट हूँ तो मुझे पता है कि बच्चे के जो अर्ली ईयर्स होते हैं उसमें बच्चा बहुत, उसका ब्रेन ग्रो कर रहा होता है, उसमें आप जो सिखाते हैं बच्चा सीखता है। हम कहाँ पे गलती करते हैं, लेट लेकर आते हैं, नहीं अभी बच्चा छोटा है। मुझे चैलेंजेस क्या है, बच्चा अभी 5 साल का है, नहीं वो दादो दादी कह रही है अभी छोटा है, अभी क्या सीखेगा, अभी घर में बिठाओ। तो ये इस तरह की चैलेंजेस है, एक्सेप्टेंस नहीं होती, पेरेंट्स एक्सेप्ट नहीं करते, खासतौर पे फादर्स। मदर को तो, माँ तो जानती है बच्चे को कि इसमें कोई मसला है, ये क्यों नेक फोल्डिंग लेट हुई है, क्यों इसकी स्पीच नहीं है। लेकिन फादर की एक्सेप्टेंस बहुत ज्यादा एक चैलेंज है हमारे लिए। कि मदर्स अक्सर इसी शिकायत के साथ आती है, जी माँ हम अकेली खड़ी हैं, हमारे साथ कोई कोऑपरेट करने वाला नहीं है, कोई लाने वाला नहीं है, इवन कोई खर्च करने वाला नहीं है। जब मैं उन्हें कहती हूँ कि जी आपके बच्चे को रोटी की जरूरत है, स्पीच की जरूरत है, आप कुछ सेशन का अरेंज करें, तो वो नहीं कर सकती। आपको पता है पर सेशन 2000 तक चार्ज किया जाता है। तो मेरे पास हम 1 to 1 सेशन भी दे रहे हैं, हम फ्री ऑफ कॉस्ट सेशन भी देते हैं जो नहीं अफोर्ड कर सकते, क्योंकि मैं उस चीज को, उस दर्द को फील कर सकती हूँ। तो इस तरह की जो चैलेंजेस है वो फेस करने पड़ते हैं। और मेरा आगे का भी यही एक सिस्टम बनाने जा रही हूँ, इंशाल्लाह इंशाल्लाह ताला। मेरी कोशिश है कि मैं कोई इनको ऐसे प्रोफेशनल इनमें से, इन बच्चों में से बने जो अपने पाँव पे खड़े हों और अपना खर्चा ये खुद उठा सकते हैं, अपने पेरेंट्स को ये बता सकते हैं कि हम कुछ कर सकते हैं। उस के लिए आपका इरादा है कुछ वोकेशनल टाइप चीज़ों में जाने का? वोकेशनल हमने प्री वोकेशनल स्टार्ट कर दिया हुआ है। प्री वोकेशनल भी हमारा स्टार्ट जो हुआ है वो अमीन मकतब के ताउन से हुआ है। रिसेंट उन्होंने एक वर्कशॉप कंडक्ट की जिसमें मेरा पूरा स्टाफ गया, उन्होंने वर्कशॉप ली और उन्होंने टीचर्स को ट्रेनिंग दी कि आप अपने सेटअप में वोकेशनल से पहले प्री वोकेशनल का स्टेप है, तो आप उन बच्चों को अभी से धागा पकड़ना, सुई पकड़ना, स्टेम करना, पेपर कटिंग करना, ये सब चीजें हम सिखा रहे हैं, जिसमें बच्चों ने बहुत इंटरेस्ट शो किया है। इवन मेरा अपना बेटा, मैं हैरान रह जाती हूँ जब वो लेसिंग करता है तो इतनी परफेक्ट लेसिंग करता है कि मैं खुद हैरान होती हूँ। तो अल्लाह ताला ने कहीं ना कहीं कोई चीज बहुत
पॉलिश की होती है उसको ढूंढना है हमें, और उसी पे right. मजीद काम करना है और इनको एक मुफीद शहरी बनाना है। यही हमारा मकसद है। अच्छा, अगर आपसे ये पूछा जाए, हम ये मुख्तलिफ सेटअप से पूछते हैं कि आपके सेटअप की या सेंटर की, स्कूल की, आप क्या समझते हैं कि मुनफरिद खुसूसियत क्या है? तो अगर आपसे ये सवाल मुनफरिद पूछा जाए तो खुसूसियत आप। मुझे दिल को तसल्ली होती है सर। वो पहली बात तो ये है कि मेरा बच्चा एक आम बच्चों के साथ बैठता है। हमारा माशरा एक ऐसा माशरा है जहाँ पे इन बच्चों को अभी भी अच्छी नजरों से नहीं देखा जाता। इसके साथ मिलके खेलना पसंद नहीं करते बच्चे। मेरी अपनी फैमिली में कुछ ऐसे मुझे सीन देखने को मिलते हैं कि अवॉइड कर किया जाता है, इवन नॉर्मल बच्चे अवॉइड करते हैं। तो मेरा सबसे ज्यादा पैशन ये था कि ये आम बच्चे इन बच्चों से दोस्ती करें। इनमें जो देख के हंसना है किसी का, वो नहीं होना चाहिए। तो ये बच्चे तभी नॉर्मल लाइफ में इजीली सरवाइव कर सकते हैं जब ये खुद नॉर्मल बच्चों के साथ बैठेंगे। तो ये मेरे दिल को तसल्ली है कि मेरा बच्चा एक नॉर्मल क्लास में बैठ रहा है, और मेरे बच्चे के साथ साथ कई ऐसे बच्चे हैं जो नॉर्मल क्लास में बैठ रहे हैं। एक बहुत ही एक मैं यहाँ पे जिक्र करना चाहूंगी पेरेंट्स की थिंकिंग का, कि कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जिनका अपना बच्चा अगर स्पेशल है तो वो कहते हैं कि हमारे बच्चे को किसी दूसरे स्पेशल बच्चे के साथ ना बिठा, हमारा बच्चा किसी दूसरे स्पेशल बच्चे के साथ ना बैठे, उसकी तस्वीर किसी स्पेशल बच्चे के साथ ना हो, बल्कि वो नॉर्मल बच्चे के साथ बैठे। तो जहाँ इतने बड़े चैलेंजेस आपके पास होते हैं तो बड़ा मुश्किल होता है उस फील्ड में काम करना, रिजल्ट देना। दूसरा चैलेंज ये है, जब स्पेशल नीड्स के साथ बच्चे आते हैं तो पेरेंट्स की डिमांड होती है कि आज एक कॉपी का काम हुआ है, आज 3 कॉपीज का काम नहीं हुआ। तो क्या पता हमने उन्हें प्री वोकेशनल में कितना काम करवाया है, आज हमने उन्हें म्यूजिक क्लास दे दी है, आज हमने उनकी कोई थेरेपी और कर दी है। तो वो हमें वीडियोस के साथ व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाए होते हैं, उनमें प्रॉपर उन्हें वीडियोस भेजनी पड़ती हैं पेरेंट्स को। यानी ये बहुत ही टफ टास्क है पेरेंट्स की डिमांड के अकॉर्डिंग आके काम करना। तो जब एक नॉर्मल क्लास में हम ये काम कर रहे होते हैं तो हमें बड़े अच्छे रिजल्ट्स मिल जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कई पेरेंट्स बहुत मुतमईन है, बल्कि ऑलमोस्ट पेरेंट्स। और मेरे पास मेरे इदारे की खसूसियत यह है कि मेरा इदारा एक मुगलपुरा एक आम एरिया है लाहौर का जहाँ पे है। और इस वक्त वहाँ मेरे पास दूर दराज इलाकों से बच्चे आ रहे हैं। यानी मेरी फीस कम है और उनका पिक एंड ड्रॉप ज्यादा है। तो ये मेरी कामयाबी है कि एक रिजल्ट मिल रहा है। और जब पेरेंट्स आके कहते हैं जी हमें फलां ने रेफर किया, मेरी कोई एडवर्टीजमेंट नहीं है, और यही मेरी एडवर्टीजमेंट है जो मेरे बच्चे। और जब हर कोई आता है और वो कहता है जी हमें फलां ने भेजा है, फलां ने रेफर किया है कि आप वहां जाएं, वहां कोई भी आपसे इस तरह से ना तो चार्जेस लिए जाते हैं, ना एक्स्ट्रा आपसे कोई डिमांड्स की जाती हैं, बल्कि काम किया जाता है और काम नजर है। राइट। अच्छा, ये बताइए कि यहाँ पे बच्चों के लिए आपके सेटअप में, जिस तरह आपने पहले भी जिक्र किया कि आपने कुछ प्रोफेशनल्स वो भी रखे हैं, तो मैं दोबारा पूछना चाहूँगा कि आपकी टीम में कौन कौन लोग या कौन कौन से प्रोफेशनल्स शामिल हैं? जी मेरे पास अब अपनी साइकोलॉजिस्ट हैं, 2 साइकोलॉजिस्ट मैंने हायर की हुई है। और स्पीच थेरेपी के लिए भी हम कोशिश है मेरी आफ्टर वेकेशन, अब जब सेटअप खुले तो मेरी अपनी स्पीच थेरेपिस्ट भी हूँ। राइट। अच्छा। इसके अलावा मेरा जो बाकी स्टाफ है उनको भी हम ट्रेनिंग देते हैं। एवरी 6 मंथ 2 मंथ का कोर्स होता है जो एवरी 6 मंथ के बाद करवाया जाता है उन्हें रिफ्रेश करने के लिए। हम्म। हम्म। एक बच्चा अगर एक 3 क्लास में 2 बच्चे स्पेशल नीड्स के साथ हैं और बाकी 18 बच्चे नॉर्मल हैं, तो उनकी टीचर को पता होना चाहिए कि शॉर्ट सिलेबस के साथ मैंने इन 2 बच्चों को भी इन बच्चों के साथ कैसे डील करना। राइट, मतलब जो आपकी ये एक कुछ तो स्टाफ है आपका जो कि प्योरली इन बच्चों की लुक आफ्टर के लिए या उनकी सपोर्ट के लिए जी है, बिल्कुल। और कुछ इनकी ऐसा स्टाफ उसमें है जो मेरे कि। पास स्पेशल एजुकेशन टीचर हमने रखी हुई है जिन्होंने बीएस स्पेशल एजुकेशन किया हुआ है, और एक साइकोलॉजिस्ट है, और उसके साथ 2 हेल्पर टीचर एक क्लास में 15 बच्चों को डील करती है। यानी 4 लोग एक क्लास में एट अ टाइम डील कर रहे हैं। राइट। इसके अलावा वीकली जो इनकी असेसमेंट होती है, वो अमीन मकतब से साइकोलॉजिस्ट आती हैं, और वो किसी भी टाइम आते हैं और वो हमें बता के नहीं आते, और वो आके किसी भी बच्चे की असेसमेंट कर लेते हैं। उससे हमें जब वो खुश होती हैं और क्लैपिंग करवाती हैं बच्चों के लिए, तो मैं रियली हैप्पी फील करती हूँ कि ये वो रिजल्ट है जो कि बिल्कुल भी आंखों पे पट्टी नहीं बांधी हुई। ये एक सडन रिजल्ट है जो हमारे सामने आता हम्म। ये तो काफी अच्छा छापामार टीम जो है वो अच्छा उसका काम है। अच्छा, एक चीज और बताइए हमें कि है। जी बिल्कुल।
जब आप अपना स्टाफ कोई हायर कर रही होती हैं या अपना टीम मेंबर में कुछ और मज़ीद प्रोफेशनल इंक्लूड करती हैं, तो उनकी नॉर्मल एक्सपीरियंस और एजुकेशन के अलावा कुछ और भी ख़ास चीज़ उसमें देख रही होती हैं कि ऐसा होना चाहिए वो प्रोफेशनल। जी, बिल्कुल। उसमें हम देख रहे होते हैं, सबसे पहले उनको टास्क दिया जाता है 1 वीक का। उनके लिए एक डेमो होता है कि 1 वीक में उनका पेशेंस चेक किया जाता है। उनको मैं 2-3 बच्चे उनको बताए बगैर ऐसे ऐड करती हूँ जिस क्लास को उन्होंने डेमो देना होता है, विद स्पेशल नीड्स। और उन्हें बताया नहीं जाता कि ये स्पेशल नीड्स के साथ बच्चे हैं, यानी वो देखने में फील नहीं हो रही। तो उनमें पेशेंस देखा जाता है, टीचर्स की 1 वीक ट्रायल क्लास होती है और फिर उसके बाद उनको मैं करती हूँ। उसमें भी फिर जब उन्हें परमानेंट किया जाता है तो लाजिम है कि 2 मंथ्स का वो एक वर्कशॉप लेंगी अपने टाइम के बाद, 1 आवर की, जिसमें उनको सेशन दिया जाता है। इन बच्चों की स्पीच, आप अर्ली स्पीच पे कैसे काम कर सकते हैं, इन बच्चों के सिलेबस के आईपीस कैसे बनाने हैं, इनमें प्री वोकेशनल का काम आपने कैसे ऐड करना है और कैसे वीकली बेसिस पे इनको ये काम करवाना राइट। तो यहाँ पे व्यूवर्स हम लेते हैं एक वेरी शॉर्ट ब्रेक, और इस ब्रेक के बाद फ़ौरन हम वापस आते हैं और कंटिन्यू करते हैं। जी तो नाजरीन, वेलकम बैक। और हम नेक्स्ट पूछना चाहेंगे मिस बिस्मा आमिर के, आपकी जो सेटअप है, शुरू में थोड़ा बहुत जिक्र हुआ कि उसका फी स्ट्रक्चर का थोड़ा सा जिक्र हुआ है, लेकिन हम थोड़ा सा मज़ीद पूछना चाहेंगे कि आपके इस सेटअप की क्योंकि मैंने फी के आपको बारे में। बताया ये एक जी, ये एक छोटा सेटअप है, और क्योंकि मैंने अपने घर में इस सेटअप को खोला है रिसेंटली, मैं अपने लिए जगह देख रही हूँ और मैं इसको ऊपर तक लाना चाह रही हूँ, क्योंकि मेरी लिविंग भी अभी वहीं पे ही है। एक पोर्शन में मेरी लिविंग है, मैं वो खाली करके वहां पे कुछ वोकेशनल ट्रेनिंग का सिस्टम करना चाह रही हूँ। तो अल्लाह ताला इसको बड़ा सेटअप में भी तब्दील करे, क्योंकि पेरेंट्स की बहुत डिमांड है। जब बच्चा 14 साल का 15 साल का हो जाता है तो फिर मुझे उनको फ्री करना पड़ता है कि अब आप किसी बड़े सेटअप में लेके जाएं, इसकी प्रॉपर वोकेशनल ट्रेनिंग करवाएं। तो वो पेरेंट्स कहते हैं कि नहीं, आप जैसा हमें कोई मिले आगे ना मिले, ये तो एक किस्मत की बात है। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि जब तक मेरा अपना बेटा माशाल्लाह 8 साल का हो गया, तो वो जब तक अपने ही इसी इंस्टीट्यूट में रह के उसकी अर्ली ट्रेनिंग हुई है, तो यहीं पर वो एक कोई ना कोई वोकेशनल ट्रेनिंग भी ले। राइट। तो फीस स्ट्रक्चर की जहाँ तक बात है, तो ये एक ऐसा एरिया है जहाँ अफोर्डेबिलिटी कम होती है पेरेंट्स की, कि वो हजारों में फीस नहीं दे सकते। तो स्टार्टिंग पे मैंने 2,000 से शुरू किया था कि 2,000 फीस के साथ हम बच्चे को सेशन भी दे रहे थे, थेरेपी भी दे रहे थे और एकेडमिक्स पे भी काम हो रहा था। प्रॉपर 4 घंटे हम ट्रेनिंग दे रहे थे। अब वो फीस बढ़ के 5,000 हो गई है, लेकिन सब बच्चे 5,000 वाले भी अफोर्ड करने वाले नहीं आते। एरिया ऐसा है, अगर 30 बच्चे हैं तो 30 में से कोई 5 बच्चे हैं जो 5,000 अफोर्ड कर रहे हैं, कोई 3,000 अफोर्ड कर रहा है, कोई 2,000। इसमें फिक्स नहीं होता, जितना किसी की अफोर्डेबिलिटी है। पहले पूछा जाता है उनके फादर के ऑक्यूपेशन के बारे में कि वो क्या करते हैं, और अगर उनके लिए इजी है इतनी फीस स्ट्रक्चर अफोर्ड करना। इसके अलावा 1-to-1 सेशन में कईयों को हम फ्री सेशन दे रहे हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते। हम्म। अच्छा, शुरू में जिक्र हुआ जो आपके स्टाफ की ट्रेनिंग भी रेगुलर आप करती रहती हैं, तो इस सेटअप में पेरेंट्स की भी ट्रेनिंग या गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती रहती है, तो उसको कैसे उस पर काम करती हैं? जी बिल्कुल। पेरेंट्स की तो सबसे पहले तो उनकी जो एक्सेप्टेंस है उस पर काम करना, साइको एजुकेशन जरूरी है। उसमें हम टाइम ले लेते हैं, जो अमीन मकतब से टीम आती है, आफ्टर 3 मंथ्स वो पेरेंट्स के साथ एक इस पे सेशन रख लेते हैं, जिसमें वो पेरेंट्स को रियलाइज कराते हैं कि सिर्फ स्कूल में रह के काम नहीं होता, घर पे भी बच्चे को ट्रेनिंग की जरूरत है। सबसे ज्यादा स्क्रीन टाइम जो बच्चों का आजकल इशू बन रहा है, कि घर में सिर्फ मोबाइल दे दिया जाता है और मदर अपने कामों में बिजी होती हैं और फादर अपने काम में बिजी होते हैं, और वो बच्चे के लिए बहुत डेंजरस है। उस पे बच्चों को, मदर्स को ट्रेन किया जाता है कि आप ऑल्टरनेट छोटी छोटी हम एक्टिविटीज उनको बनाना सिखाते हैं। लास्ट हमने एक वर्कशॉप की थी जिसमें हमने मदर्स को सिखाया था कि आप घर में बच्चों को किस तरह से बिजी कर सकते हैं। उसमें हमने कुछ रॉ मटेरियल से उनको चीजें बनाना बताई थी, कि आप इस तरह के बॉक्सेस बना के बच्चों को बिजी कर सकते हैं। उनकी फाइन मोटर पे काम होगा, उनकी ग्रॉस मोटर पे काम होगा। इसी तरह उन्हें हमने कहा कि अपनी छत पे या अपने लॉन में या अपने घर के एक कमरे में वो टेप के साथ हाथ बना ले,
जिगजैग पाथ, स्ट्रेट लाइन पाथ, जिसपे वो बच्चे के साथ वॉक करना सिखाएं। इसी तरह बास्केट अरेंज करें कि चीजों को एक से दूसरी में शिफ्ट करना, जिसपे बच्चे के हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन पे काम हो, उसकी फाइन मोटर, ग्रॉस मोटर को बेहतर किया जा सके। तो कुछ मदर्स ने बहुत अच्छा काम किया, उन्होंने हमें वीडियो सेंड की और बच्चों में भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स देखने में आया। राइट। अच्छा, एक चीज़ और बताइए कि पेरेंट्स जो हैं आजकल ये भी डिमांड करते हुए नज़र आते हैं कि हमें सेशन ऑब्जर्व करने दें। आपने जिस तरह पहले बताया कि आप जो अपने काम की जो बच्चों के साथ होता है उसकी वीडियोस भी शेयर करती हैं, उनके साथ जी। व्हाट्सएप ग्रुप्स बने हुए हैं। तो क्या फिजिकली भी ऐसा सेटअप किया जाता है ऑन एंड ऑफ के वो देख सकें पेरेंट्स के कैसे काम हो रहा है? फिजिकली जिन पेरेंट्स की डिमांड होती है उसमें हम ये करते हैं कि एक डेमो के तौर पे उन्हें एक सेशन अरेंज करके दिखाते हैं, उसमें मदर पीछे बैठ जाती है और वो देखती है कि उनका बच्चा किस तरह से काम कर रहा है। और कुछ मदर्स तो रहती हैं, उनके 45 मिनट के सेशन में वो स्टे करती हैं और वो उन्हें रूम के बाहर भी दिया जाता है। समटाइम विंडो से दिखा दिया जाता है कि सेशन में काम किस तरह से हो रहा है। प्रॉपर वीडियोस, एक टीचर की ड्यूटी है कि वो सिर्फ इसीलिए हायर की गई है कि वो क्लिप्स बनाएं और पेरेंट्स के साथ शेयर करें, ताकि पेरेंट्स उस वीडियो को देखते हुए कि उनका बच्चा कितना, मोस्टली हमें शिकायत क्या होती है कि बच्चे घर में बैठते नहीं, मदर के पास बैठते नहीं है, घर में हाइपर हो जाते हैं। तो जब हम उन्हें क्लासरूम की वीडियो दिखाते हैं, रिसोर्स रूम की वीडियो दिखाते हैं, वही बच्चे हैं जो 10-10 मिनट एक ही एक्टिविटी को इतने फोकस करके करते हैं, तो पेरेंट्स हैरान रह जाते हैं, ये हमारे ही बच्चे हैं, ये इसी तरह कर रहे हैं। तो उससे बड़ा मोटिवेशन उनको हासिल होता है। वो खुद भी हम उन्हें कहते हैं कि आप एक्टिविटी के साथ काम कराएं। जब आप पेंसिल कॉपी लेके बैठेंगे बच्चा नहीं बैठेगा, इवन हमारे आम बच्चे नहीं बैठते। हर हम्म। बच्चे को एक्टिविटी की जरूरत है, अटेंशन की जरूरत है, उनकी ऐसी नीड्स को पूरा करने की जरूरत है। इवन अगर आपने एक साइड पे पेंट रख दिया और बच्चे को ये कह दिया कि ये करने के बाद मैं आपकी हैंड प्रिंटिंग कराऊंगी, थंब प्रिंटिंग, तो बच्चा उसी में इतना अच्छा काम करके दिखाता है। तो ऐसे सेशंस की वीडियोस हम शेयर करते हैं, ऐसे क्लिप्स शेयर किए जाते हैं जो कि मदर्स फॉलो करती राइट। अच्छा, एक चीज़ और बताइए कि पेरेंट्स को आप क्या एडवाइस करती हैं कि जब वो ऐसे अपने किसी भी बच्चे के लिए ऐसा कोई सेंटर स्कूल तलाश कर रहे हों तो उनको किन चीज़ों पे फोकस करना चाहिए या क्या चीज़ें देखनी चाहिए उन सेंटर में, तब वो डिसाइड करें किस चीज़ की बेस पे वो डिसाइड करें? है। मोस्टली पेरेंट्स की ये डिमांड होती है कि हम एक प्रॉपर जो स्पेशल नीड्स का इदारा है हम वहाँ अपने बच्चे को नहीं ले जाना चाहते। मी ऑल्सो वांट दिस कि मैं खुद ये नहीं चाहती कि मेरा बच्चा एक ऐसे इदारे में जाए जहाँ टोटल स्पेशल नीड स्टूडेंट्स हो, क्योंकि वहाँ पे डिफरेंट डिसेबिलिटीज के बच्चे हैं। हाँ, थेरेपीज के लिए जाएं, लेके जाएं, थेरेपीज करवाएं, लेकिन सेटअप जहाँ उनकी स्टडी की वो कोशिश करें तो एक नॉर्मल सेटअप देखें, इंक्लूसिव सेटअप देखें, मेन स्ट्रीम, जहाँ रख के बच्चों को नॉर्मल बच्चों के साथ ट्रेनिंग दी जाती है। उसमें बहुत अच्छी से बच्चे में चेंज आता है और आप खुद हैरान रह जाते हैं कि मैजिकली उनमें चेंज आता है, उनकी बॉडी लैंग्वेज में, उनके सिटिंग स्टाइल में, उनके ईटिंग मैनर्स में, हर तरह से एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स चेंज नजर आता है, जिसमें बच्चा फील नहीं होता कि ये एक सिखाना, एक अलहदा से सिखाना मुश्किल हो जाता है मदर को बिठा के। इवन घर के अंदर जो सिबलिंग्स हैं, नॉर्मल सिबलिंग्स अपने एक स्पेशल नीड्स के साथ भाई को या बहन को उस तरह से नहीं डील कर पाते। तो पेरेंट्स को पहले तो ये देखना चाहिए कि स्कूल मेन स्ट्रीम होना चाहिए, इंक्लूसिव होना चाहिए। इंक्लूसिव एजुकेशन बहुत पॉजिटिव असर छोड़ती है आपके बच्चे की पर्सनैलिटी पे। इसके अलावा जो स्टाफ है आया के, वो स्टाफ लविंग है, केयरिंग है। इवन आया जी और गेट कीपर तक वो लविंग होने चाहिए। उनको बच्चों को गुड टच बैड टच के हवाले से उनको फील फील करना आना चाहिए कि अगर हम उनको खींच के पकड़ेंगे या इस तरह जोर से झंझोड़ेंगे तो बच्चा क्या फील करे। तो इवन यहाँ तक बार बार विजिट करें। मैं अपने पेरेंट्स को हमेशा कभी भी रोकती नहीं, वो क्लासरूम तक चले जाते हैं, उन्हें खुली इजाजत है, वो किसी भी वक्त आके अपने बच्चे को देख सकते हैं, एग्जामिन कर सकते हैं कि किस तरह से उनके बच्चे को आया जी वॉशरूम लेके जाती है प्रॉपर, किस तरह हम उनको चेंज करवाते हैं। लंच टाइम में टीचर खुद उनके मुंह साफ कर रही है, नाक साफ कर रही है। इवन मेरी अपनी साइकोलॉजी, मैं खुद अगर मैंने देखा है कि किसी बच्चे की नोज रनिंग है तो मैं खुद टिश्यू लेके उसको क्लीन कर देती हूँ। तो ये स्टेमिना एक आम टीचर में होना चाहिए। हम खुद बैठ के जूते पहना रहे होते हैं, मैंने खुद कई बच्चों को अभी तक कि उनको लेने आ रहे हैं और वो अगर प्ले एरिया में है तो उन्हें निकाल के फौरन से जूते, मैं अपने स्टाफ को भी नहीं कहने की जरूरत पेश आने देती और मैं खुद पहना रही हूँ। तो ये जो है ना डाउन टू अर्थ, ये एक टीचर में होना चाहिए। राइट। जी बहुत शुक्रिया जी। और
इसी के साथ वी आर ऑलमोस्ट एट द एंड ऑफ आवर इंटरव्यू जी। और मैं दोबारा आपका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने टाइम निकाला। और आई होप कि ये इंफॉर्मेशन जो शेयर हुई है आपके हवाले से और आपके सेटअप के हवाले से, ये ज़रूर लोगों के लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। और सो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन जी। थैंक यू सो मच। और इसी के साथ जी हम आप सबसे भी इजाज़त चाहेंगे। और नेक्स्ट सेशन में इंशाल्लाह एक नए गेस्ट के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। अंटिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।